संभल पर एक सवाल मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाह रहा हूँ। इधर मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर नहीं खोजना चाहिए। संभल के परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संभल से मतलब नहीं था। तो देखिए, आपने देखा होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने भी और पांचजन्य ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट से कहा था कि सोमनाथ से संभल तक इस सत्य को खोजने की एक यात्रा है। सरदेव सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है वह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनावश्यक रूप से हर एक मुद्दे को जबरन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन मुद्दों को देखना होगा जिसमें सच्चाई हो और जो सद्भाव के माहौल में जिसको वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता हो। अनावश्यक रूप से हर एक मामले में विवाद की स्थिति खड़ा करना आज के समय में उचित नहीं, लेकिन हां, जो सत्य है उस सत्य से पीछे हटने की भी आवश्यकता नहीं। तो संभल में, मथुरा में आपका काम चालू रहेगा, मंदिर वहां? मैं क्या कह रहा हूं ना, संभल में सच सामने आना चाहिए जी। मथुरा और काशी का सच भी सबके सामने आना चाहिए। ऑपोजिशन बार बार एक बात ये जरूर कहता है कि योगी जी जो है हरदम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये पहले हम लोग इस पर वार्तालाप कर चुके हैं, मगर पहले आजम खान थे तो अब बर्क फैमिली है। पहले बकरी चोर के केस दर्ज होते थे, अब बिजली के चोरी के केस दर्ज होते हैं। इसको क्या जवाब है आपका? देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं करते जी, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, अराजकता फैलाना अपना अधिकार मानते हैं, उनको कानून के दायरे में लाना ये सरकार का नैतिक दायित्व भी है और अपना उस कर्तव्य का पालन सरकार कर रही है। भारत में लाखों बांग्लादेशी आज यहाँ पे हैं। ये मुद्दा आपने जो है अपने दिल्ली के उसमें भी उठाया है, उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। तो इस आधार कार्ड बनाकर उनको यहाँ के वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा मिल रहा है, तो इसका समस्या का समाधान क्या देखते हैं? देखिए, जो चीज सुरक्षा के लिए थ्रेट हो, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने वाला हो, और ये जानते हुए कि यही कारण देश के विभाजन का कारण बना था, जी, हमें उससे समय रहते सतर्क और सावधान होना होगा। दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगरी है। पिछले 10 वर्ष में कोई उद्योग नहीं लगा पाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। न्यू ओखला के रूप में नोएडा है, देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना हुआ है। उन्होंने निवेश किया बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बसाकर। हमने निवेश किया औद्योगिक इकाइयों को ला करके, मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को वहां पे ला करके। डाटा सेंटर बन रहे हैं, रोबोटिक के सेंटर बन रहे हैं, और भी एआई के नए नए सेंटर वहां पे स्थापित हो रहे हैं। लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर वहां से प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों में यही अंतर है। यूपी और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में यही अंतर है। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं, निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं, रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, डेवलपमेंट की योजनाओं को पूरी तरह उन्होंने ठप कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने यूपी को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी को देश के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार दे करके यूपी के युवाओं के हाथों को काम देने में सफलता प्राप्त की है, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल यूपी के अंदर हम लोगों ने खड़े करने में सफलता प्राप्त की है। योगी जी, आपने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बोला है। आपने कहा है जितनी वक्फ की जो सरकारी जमीन जो उन्होंने ली है उसकी हम एक एक इंच वापस लेंगे। कैसे हो पाएगा ये? देखिए, हुआ है, हो रहा है। मुझे ये बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या के लिए, काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, संभल के लिए, हर एक जगह के लिए उनके दावे आने लग गए कि ये तो वक्फ की लैंड है।
तो फिर मैंने पुराने राजस्व रिकॉर्ड टटोलने शुरू किए और राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीज़ें सामने आई उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखने में सफल हुए कि इनके दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ, अन्यथा यूपी का माफिया टास्क फोर्स इस पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगा। हम लोगों ने यूपी वक्फ बोर्ड के नियमावली में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की है कि हम लोग पुराने राजस्व रिकॉर्ड निकाल करके राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उनके सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। क्या यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और कब तक? यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू है। सुप्रीम कोर्ट की आपको पिछले आपके कार्यकाल में आपको बुलडोजर बाबा का वो मिला। लोगों को उम्मीद थी कि जब कभी जस्टिस नहीं मिल पाती है तो इस तरीके से उनको जस्टिस मिलती है और आपको उन्होंने प्यार से बुलडोजर बाबा बुलाया। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं नेशन वाइड जो है जो कि लागू हैं, तो ऑपोजिशन कह रही है कि अब बुलडोजर टेरर और जंगल राज यूपी में खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे बुलडोजर बाबा? यूपी में जंगल राज पिछली सरकारों में था जी। यूपी में 2017 के बाद जो राज आया है वो राम राज्य है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको उसका अधिकार उपलब्ध कराना, ये यूपी के अंदर हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हमारा काम आसान हुआ है और आपने सुनवाई के दौरान इस चीज को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य था जिसने जो गाइडलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय की उन सबको फॉलो करते हुए ही अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और आज भी आप देख रहे होंगे हमारी कार्रवाई अनवरत रूप से गलत तत्वों के खिलाफ पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून के दायरे में रहकर सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, आपने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। कब तक ये हो पाएगा? कोई कहता है 2027 आपने बोला या 2030। एक तो ये कि कब तक होगा और कैसे होगा? 2029 की हम लोगों ने एक टाइमलाइन तय की है कि 2029 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और उसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमने पिछले 7-8 वर्ष के दौरान 3 से 3.5 वर्ष कोविड महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी के दुगना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और मेरा ये मानना है कि हम लोग 2029 में इसको अचीव कर लेंगे। योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। कुछ पर्सनल 2-4 सवाल आपसे हर बार पूछने की कोशिश करता हूं, एक आध और। आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे थे मैथ्स में, उसके बाद आप एमएससी कर रहे थे, उसके बाद आपने अचानक से संन्यास ले लिया। ये कैसे हुआ? किसने इसको देखिए, प्रभावित पूर्व किया? जन्मों का प्रारब्ध होता है जी। ये ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। जो विधाता ने लिख दिया वो होकर के रहेगा और वही मेरे साथ भी हुआ है। तो आप कैसे आकर्षित हुए इसकी ओर? देखिए, मैं हमेशा व्यावहारिक जानकारी देने का पक्षधर रहा हूं और मैं पूज्य संतों की सानिध्य में जाकर के अलग अलग पंथ और संप्रदायों को मैंने देखा। बाद में जब मुझे लगा क्रियात्मक योग से जुड़ा हुआ एक समृद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय है, तो मैंने उस समय आकर के महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में आकर के उसकी दीक्षा ली और फिर मैं इस पूरी परंपरा के साथ दीक्षित हो गया।